नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी करंट से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 3 है ये। बाकी 2 चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा। योग एवं जीवन शैली यानी कि चैप्टर 3 में हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार जो योग है ये क्या है। योग के बारे में पूरा आपको डिफिनेशन, पूरा हर चीज़ बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए कौन कौन से हमें योग करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, और हमारे लिए आखिरकार जीवन शैली में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में करने क्या क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है योगासनों द्वारा रोगों से बचाव करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मोटापे की कौन कौन से आखिरकार वज्र आसन, हस्तमर्शासन, त्रिकोणासन, अर्ध मस्तेंद्र आसन, ये इनके लाभ और हानियाँ और सावधानियाँ कौन कौन सी उसके बारे में बताएंगे। मधुमेह क्या होता है, मधुमेह आखिरकार जो रोग होता है इससे बचाव करने के लिए कौन कौन से हमें आसन करना चाहिए, जैसे भुजंग आसन हो गया, पश्चिमोत्त आसन हो गया, पवनमुख आसन हो गया, अर्ध मस्तेंद्र आसन हो गया, लाभ और के बारे में सावधानियाँ बताएंगे। और चौथा हमारा है अस्थमा, यानी कि अस्थमा की क्या बीमारी होती है इसके बारे में बताएंगे, और इसके बचाव करने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं, जैसे सुखासन हो गया, चक्रासन हो गया, गौमुख आसन हो गया, पर्वत आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, पश्चिमोत्त आसन हो गया, मत्स्यासन, और इसके लाभ और हानियाँ सब बताएंगे। ठीक है, और पांचवा हमारा है उच्च रक्तचाप क्या होता है, इसके कौन कौन से आसन होते हैं उपाय करने के। तड़ासन हो गया, वज्रासन हो गया, पवनमुक्त आसन हो गया, अर्धचक्र आसन हो गया, भुजंगासन हो गया, शोषण, आखिरकार इसके लाभ और हानियाँ कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पूरी डिफाइन करके बताएंगे कि क्या क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। और छठा हमारा है पीठ दर्द, यानी कि पीठ दर्द के कौन कौन से उपाय हैं, आसनों के कौन कौन से हैं, जैसे तड़ासन हो गया, मस्तेंद्र आसन हो गया, वक्रासन हो गया, सलमंग आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, इसके लाभ और हानियाँ कौन कौन सी है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले हम एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं, आखिरकार जो योग होते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती हैं। ठीक है, योग का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, योग हमारे लिए क्यों ज़्यादा जरूरी है, योग का आखिरकार उद्भव कैसे हुआ है। योग संस्कृत के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना, और योग एक ऐसी साधना है जिससे मनुष्य को अपने मन, मस्तिष्क और खुद पर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। यानी कि जो एक व्यक्ति होता है ना, उसको योग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति होता है ना, मान लीजिए उलझा हुआ व्यक्ति है, तो उसे अपने मस्तिष्क पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को काफ़ी ज़्यादा संतुलित बना सकता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर सकता है। ठीक है, कमज़ोर अगर व्यक्ति है तो। योग का उद्भव कैसे हुआ, आखिरकार उद्गम कैसे हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारत के द्वारा यहाँ योगा की शुरुआत की गई थी, यानी कि जो भारत देश में ही हमारी योगा की शुरुआत की गई थी, और भारत में यूरोप में यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश यूरोप से ना, वहाँ तक पहुँचने में इसको 100 साल लग गए, यानी कि भारत 100 साल लग गए। यानी कि आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा भारत अगर उस समय के मुताबिक चलता तो कहाँ पहुँचा होता आज। ठीक है, तो 100 साल लग गए थे हमारी यूरोप के देशों में फैलते। ठीक है, योग के कौन कौन से लाभ होते हैं, तो पहला हमारा है रोगों से बचाव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो योग होता है। लचक में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, हमारे शरीर की जो लचक है, नसों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। मोटापे जो होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, चौथा हमारा है शारीरिक सुंदरता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। और पांचवा हमारा चिंता और तनाव से मुक्ति, यानी कि जो योग करने से चिंता और तनाव होता है उसकी वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, हम वे मुक्त हो जाते हैं, किसी चीज़ की हमें जो होती है चिंता ही नहीं होती है। ठीक है, और हम ये आसन क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो हम आसन करते हैं ना, सभी प्रकार के वज्रासन हो गया, मुख आसन हो गया, गौमुख आसन हो गया, जो सभी जो आसन करते हैं ये है क्या, आखिरकार शरीर की वह मुद्रा होती है, यानी कि जो आसन है ना, शरीर की वह एक मुद्रा होती है जो कि मूल रूप से ध्यान में बैठने के लिए उपयोग होती है, यानी कि ध्यान से बैठा जाता है, ध्यान से ये क्रिया की जाती है, तथा बाद में हर योग तथा आधुनिक योग के विभिन्न आसनों में, जैसे खड़े आसन, बैठकर, लेट आसन, जैसे कुछ आसन जो होते हैं खड़े होकर भी किया जाता है, कुछ आसन लेट कर, कुछ आसन उल्टा लेट कर किया जाता है। संतुलित वाले आगे की ओर झुककर भी किया जा सकता है, यानी कि जो आसन होते हैं आगे की ओर झुककर भी, लटक कर भी किया जा सकता है। ठीक है, जो कि पतंजलि के अनुसार बताया गया है कि स्थिर सूक्ष्म आसन, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसन एक स्थिर
एवं सुखदायक स्थिति है। यानी कि जो व्यक्ति आसन करते हैं ना, वो एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लाभ पा रहे हैं अपने शरीर के प्रति, बहुत ही ज़्यादा सुखदायक स्थिति होती है लाभ की आसन की। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे अगला हमारा पहला टॉपिक है मोटापे को दूर करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं। यानी कि जो मोटापा है ना, जिन व्यक्ति जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उन पे आधी ज़्यादा जो मोटापा हो जाता है, उनका शरीर जो भार हो जाता है, उनके शरीर को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय क्या क्या आखिरकार, उसके लिए हमारे पास क्या क्या आखिरकार जो नियंत्रण करने के लिए आसन होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो मोटापा है ना, ये है क्या, आखिरकार क्यों मोटापा होता क्यों है। ठीक है, मोटापा आज तक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। यानी कि पूरे विश्व में जो मोटापा है ना, जिसकी वजह से मोटापा होता है, ज़्यादा जो खाने की वजह से होता है, खाने में जो तेल होता है और जंक फूड्स होते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा हैबिट लेने से, काफ़ी ज़्यादा हैवी खाना खाने की वजह से जो लोग मोटे हो जाते हैं, उनकी समस्या जो है ना भारत में बहुत ही ज़्यादा, भारत में भी है और भारत जैसे देश से अलावा और भी कंट्रीज़ में भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है। तथा मोटापे से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। यानी कि मोटापे पे हम खाए जाते हैं, जंक फूड्स हो गया और एक्सेट्रा कुछ भी सामान, मान लीजिए फूड्स खाते हैं, तला हुआ चीज़ खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा शरीर है ना बहुत ही ज़्यादा भारी होने लगता है और हमारे अंतर्गत जो शरीर के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं ना वो होने लगती हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें आखिरकार बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये एक तरीके से ये भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हमारे लिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो गठिया रोग है, ये भी अचानक से हो जाता है, गठिया रोग हो गया तो एक हिसाब से ज़्यादा मोटापे होने की वजह से हम चल भी नहीं पाते हैं। अगर गठिया रोग हो जाता है तो एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, इसको कम से कम करना चाहिए हमें। जैसे मधुमेह रोग हो गया, हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये शामिल होते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया, गठिया रोग हो गया, घुटनों में दर्द हो गया। ठीक है, दूसरा इसके कौन कौन से उपाय आखिरकार हैं, यानी कि जो मोटापे को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं उसके बारे में जान लीजिए। वज्रासन की विधि जान लेते हैं कि कौन कौन सी विधि होती है, आखिरकार क्या विधि है वज्रासन की। वज्रासन का मैंने यहाँ पर एक तरीके का डायग्राम से समझाने का प्रयास किया आप लोग को कि आखिरकार जो वज्रासन ना किस तरीके से बैठ कर किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है, सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखकर बैठ जाएं, यानी कि सामने को सीधा की ओर बैठ जाएं। उसके बाद में दाएं पैर को घुटने के नीचे और उसके बाद में बाएं पैर को घुटने के नीचे, दोनों को आपस में जैसे डायग्राम में बनाया हुआ है कि आपस में किस तरीके से आखिरकार जो बैठ रहे हैं वैसे बैठना है, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में अपने बाएं पैर को घुटने को मोड़कर और दाएं पैर को घुटने के नीचे रखना है, यानी कि दोनों पैरों को अपने घुटनों से मोड़ लेना है। घुटनों से मोड़ने के बाद करते समय अपनी कमर सीधी रखें और गर्दन भी सीधी रखें, यानी कि जो गर्दन और कमर सीधी रखें उसके बाद में ऑक्सीजन जो है, सांस लेना, सांस छोड़ना, और ठीक है ध्यान से बैठना, कैसे किस तरीके से आखिरकार जो बैठ रहा है व्यक्ति उसके बारे में बताया। ठीक है, और जो बिल्कुल अपनी जो रीढ़ की हड्डी है इसको सीधे रखना और जो नाक है उससे सांस लेना, लंबी लंबी सांसें लेना, अपने सीने को बाहर निकालना। ठीक है, ये सब इसके वज्रासन के हिसाब से क्रिया है। आगे देखते हैं, अगला है सावधानियाँ। आखिरकार जो क्रिया है ना, क्रिया करते समय कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द हो, यानी कि जोड़ों में जिसका दर्द हो, जिस व्यक्ति को वो इस आसन को ना करें, और जिस भी व्यक्ति को कमर में दर्द हो वो भी इस आसन को ना करें। जिसकी कमर में दर्द हो वो कमर एक तो सीधी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, नुकसान होगा, वो इस आसन को ना करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को एडी में दर्द हो या फिर आसन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती हो तो उस आसन को ना करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा उसके लिए। ठीक है, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इस आसन को वो तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि जो वज्रासन होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि महिलाओं की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भपात महिलाएं होती हैं, वो इसको नहीं कर पाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है हस्तमासन, यानी कि हस्त आसन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह हमारे लिए आखिरकार क्यों ज़रूरी है मोटापे को दूर करने के लिए। इस आसन की क्रिया एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, क्रिया कैसी होती है इसकी करने की। ठीक है, विधि, इस आसन को
करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाइए। जैसे कि डायग्राम में बताने का प्रयास किया कि दोनों पैरों को मिला करके आपस में खड़े हो जाइए। उसके बाद में एक लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथों को सीधे ऊपर की तरफ ले जाइए, उठकर ले जाइए दोनों हाथों को, ठीक है। और जो उंगलियां हैं ना, इनकी उंगलियां भी सीधे एकदम से ले जाइए, ताकि जो हमारा शरीर है ना, इससे हमारे शरीर की जो हाइट है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है और जो वजन है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है, जो कि एक दूसरे को फंसाते हुए सीधे ऊपर की उठाइए, ऊपर की ओर उठाना है इसको, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है, उसके बाद में शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, यानी कि जो शरीर है ना हमारा, किस तरीके से आखिरकार इसे डायरेक्शन में खींचना है। और फिर फोर्थ पॉइंट है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं, यानी कि इस आसन को करने के बाद ऐसे 5 से 3 से 4 बार ये आसन कीजिए रोज़ाना। उसके बाद में इसकी मोटापे में काफ़ी ज़्यादा जो मोटापा है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी होगी और कहीं ना कहीं एक हिसाब से आपका विकास भी होगा। आगे देखते हैं, इसकी सावधानियां जान लेते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हैं, ठीक है। पहला है, जिस भी व्यक्ति को पीठ में दर्द हो, यानी कि जिस भी व्यक्ति को पीठ में दर्द हो या फिर किसी प्रकार की समस्या हो, तो वो इस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए ये आसन, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति को कोई भी चोट लगी हो या फिर किसी प्रकार का दर्द हो, वो भी इस आसन को ना करें। आगे देखते हैं, अगला हमारा थर्ड पॉइंट है त्रिकोण आसन। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है इससे करने से। इसकी विधि जान लेते हैं क्या है। पहला है, सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में जोड़ों को अंतरित दीजिए, यानी कि दो जोड़ हैं दोनों को अंतरित दीजिए, गैपिंग जैसे किस तरीके से की गई इसका डिस्टेंस दीजिए। उसके बाद में सीधे खड़े हो जाइए। फिर उसके बाद में सांस को अंदर भरते हुए बाएं हाथ को सामने की ओर लाते हुए, यानी कि बाएं हाथ को सामने लाइए। उसके बाद में दाएं हाथ को ऊपर की ओर कीजिए और भूमि पर टच करिए, जो हमारा बाएं हाथ है। उसके बाद में सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। ये इसकी विधि है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा हो। और इसकी सावधानियाँ कौन कौन सी एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए हमें। जिस भी व्यक्ति को पीठ की चोट लगी हो, पीठ में चोट हो, वह इस आसन को ना करें। जिस व्यक्ति का उच्च रक्तचाप जो है इससे ज़्यादा हो, वो भी इस आसन को ना करे व्यक्ति। और जिस व्यक्ति का जो मार्गिन की समस्या हो, एक तरह की मार्गिन की बीमारी होती है, समस्या हो, वो भी इस व्यक्ति इस आसन को ना करें, ठीक है। अर्धमत्स्येंद्र आसन, यानी कि ये क्या है, इसकी विधि जान लेते हैं कि कौन कौन सी विधि है, किस तरीके की विधि है। इस आसन को अर्धमत्स्येंद्र आसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन को इसे अपने शरीर का आधा मोड़ना पड़ता है, यानी कि जो ये आसन होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, अपने शरीर को ज़्यादा मोड़ना होता है, ठीक है। यहाँ संस्कृत का अर्थ होता है आधा, यानी कि संस्कृत में इस अर्थ का अर्थ होता है आधा, ठीक है। इस आसन को करने में हमारे पेट की चर्बी जो होती है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और जो रीढ़ की हड्डी होती है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। किस तरीके से आखिरकार जो बैठे हैं इसके किस तरीके से आखिरकार जो अर्धमत्स्येंद्र आसन है इसको कैसे किया जाता है। और सबसे पहले दोनों पैरों को सीधे की ओर बैठ जाएं। उसके बाद में दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के बराबर रखना है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद में किस तरीके से आखिरकार इन्होंने रखा है अपने पैर को, और इसके बाद में एक पैर को उस साइड से रखा है, उसको रखना है। और उसके बाद में अपनी कमर गर्दन को कंधे की को तरफ दाएं की तरफ करना है कि आखिरकार जो हमारा कंधा है उसको करना है, और जोड़ते हुए अपनी दाएं कंधे की ओर देखना है, यानी कि दाएं कंधे की ओर करते हुए दाएं कंधे की ओर मुड़ते हुए, मतलब दाएं कंधे की तरफ ही देखना है। इसको करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में बता देते हैं। अगर यहाँ आसन करते हुए आपको कोई दर्द होने लगता है तो आप इस आसन को ना करें, ठीक है। गर्भपात महिलाएं भी इस आसन को बिल्कुल ना करें। और किसी की पीठ में भी ज़्यादा चोट लगी हो या दर्द हो रहा हो तो वो भी इस आसन को ना करें। आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है मधुमेह, यानी कि मधुमेह क्या होता है, मधुमेह से बीमारी से बचाव के लिए कौन कौन सी फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से हमें आसन करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। मधुमेह एक खतरनाक बीमारी है। अगर इसकी रोकथाम नहीं की जाए तो गुर्दे का फट जाना या फिर आँखों की रोशनी कम हो जाना या फिर हृदय से संबंधित बीमारी होने से काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। और इस बीमारी का भी मुख्य कारण लोगों का
अपनी जीवन शैली में वैभव का बिल्कुल त्याग देना है। और मधुमेह एक ऐसी बीमारी है ना जो हमारे शरीर के रक्त में काफ़ी ज़्यादा शुगर के स्तर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। और रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है मधुमेह के किस कारण से आखिरकार जो मधुमेह होता है ये किस कारण से होता है। तो व्यक्ति आखिरकार जो व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति को थकावट होने के कारण ये होता है, और पेशाब करने की आवश्यकता बार बार महसूस होती है, इसके कारण हो सकता है। और हाथों व पैरों का सुन्न हो जाना, इसके कारण भी हो सकता है। और थर्ड पॉइंट हमारा है दृष्टि धुंधली हो जाने के कारण, यानी कि जो आंखों से हमारा जो नज़रिया है वो कम से कम दिखने लगता है। और शरीर के भार का अत्यंत कम या फिर अधिक हो जाना, घाव का बढ़ना, एक हिसाब से ये भी एक तरीके के कारण हो सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है मधुमेह के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो सामान्य लक्षण किस तरीके से आखिर जो मधुमेह होता है उसकी बीमारी को कैसे महसूस किया जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। भुजंगासन और किस तरीके से आखिर का जो लक्षण होते हैं, भुजंगासन, पश्चिमासन, पवन मुक्त आसन और अर्ध मस्तेंद्र आसन को नियमित रूप से किए जाए और मधुमेह में राहत मिल सकती है। यानी कि कैसे इसके लक्षण को दूर किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है इस आसन को, इसके मधुमेह बीमारी को। ठीक है, पहला हमारा हो गया भुजंग आसन। भुजंग आसन के बारे में जान लेते हैं, इसकी विधि क्या है। पहला है, सबसे पहले पेट के बल जमीन पर सीधे लेट जाएं। उसके बाद में दोनों पैरों को अपने आपस में मिलाकर पीछे की ओर खींचें, यानी कि उल्टा पहले तो लेट जाना है, लेटने के बाद दोनों पैरों को खींचना है अपने हाथों कलाइयों पर खड़े होकर के ऐसे। ठीक है, हल्का सा जैसे ये खड़े हैं वैसे इस तरीके से। उसके बाद में दोनों हाथों को कोहनी और जोड़कर कंधे की तरफ रखना है। ठीक है, और अब सांस भरते हुए छाती जो है उसको धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है, यानी कि जो छाती हमारी है वो धीरे धीरे करके उठानी है इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा, जैसे कि डायग्राम में दिया गया है। फिर सिर तथा गर्दन का भी ऊपर की ओर खिंचाव करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा, इससे सावधानियां कौन कौन सी होती हैं, आखिरकार किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए हमें भुजंग आसन करने से। जिन व्यक्तियों को पीठ में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हो वह इस आसन को ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। और जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ हो वह भी इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए। अब अगला हमारा है पश्चिमोत्तान आसन, यानी कि पश्चिमोत्तान आसन क्या है। सबसे पहला हमारा इसकी विधि है पॉइंट, सबसे पहले नीचे बैठ जाएं। उसके बाद में नीचे बैठने के बाद अब अपने पैरों को सीधे अपने सामने रख देना है, जोड़कर सामने खींचना है। ठीक है, दोनों को खींचने के बाद और दोनों पैरों को अपनी ऊपरी हिस्से वाले छत की ओर की तरफ देखना है, यानी कि जो हमारे जो पैर हैं किस तरीके से इन्होंने मोड़ा है कि आखिरकार जो बैठे हैं सामने सामने बैठने के बाद या अपने हाथों से किस तरीके से वो अपने पैरों को उंगली अंगूठे को किस तरीके से खींच रहे हैं। और जब नीचे बैठे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए और हमारा जो हाथ और उंगलियां जो है दोनों को एक दूसरे को टच करने चाहिए, इसके बारे में है। ठीक है, आगे देखते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा है, पहले हिप्स के सहारे जमीन पर लेट जाए, यानी कि हिप्स हमारी जो ये पीछे की जो रीढ़ की हड्डी की साइड की है, पहले तो इसके साइड हमें लेट जाना है। उसके बाद में दोनों हाथों और घुटनों को मोड़कर छाती पर रख देना है। ठीक है, इसके बाद में सांस छोड़ते समय दोनों घुटनों को हाथों से दबाकर छाती से टच करें, यानी किस तरीके से आकर पहले ये हिप्स की तरह सहारे लेट गए, लेटने के बाद किस तरीके से आकर जो पाँव है आधा मोड़ने के बाद इसको और अपने हाथों से पैरों को मोड़कर दबाया गया है। और सिर को उठाते हुए घुटनों को अपने नाक से टच करें। और पांचवा हमारा पॉइंट है, यहाँ आसन 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक कम से कम करना चाहिए। इसके कारण मधुमेह रोग जो होता है ये इसके नाश होते हैं। ठीक है, और मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा विकास होता है, वृद्धि होता है हमारे शरीर से रिलेटेड। ठीक है, अस्थमा, यानी कि थर्ड पॉइंट हमारा है अस्थमा, यानी कि अस्थमा की बीमारी किस तरीके से होती है, इसके बचाव करने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, अस्थमा की बीमारी है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं।
अस्थमा मनुष्य के फेफड़ों से संबंधित एक बहुत ही बड़ी बीमारी होती है। हालांकि आपने देखा होगा कई व्यक्तियों की अस्थमा का जो भाप होता है, जो ऑक्सीजन की तरह होता है, उसको लेते हुए देखा होगा आपने कई व्यक्तियों की जो कि बुढ़ापे साइड में होते हैं, जैसे 55 साल के, 60-65 साल के जो व्यक्ति हैं या फिर उससे भी ऊपर एज के व्यक्ति होते हैं, इनको अस्थमा की यानी कि ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी के कारण होती है। इसे ही अस्थमा की बीमारी कहा जाता है। अस्थमा मनुष्य के फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है जिसमें हमारी श्वसन नली में सूजन आ जाती है और तथा श्वास नली सक्रिय रूप में हो जाती है और सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ जाती है। और अस्थमा के क्या कारण होते हैं, किस तरीके से होते हैं, जैसे सांस संक्रमण होता है उसकी वजह से हो सकता है, और धुआं की वजह से हो सकता है, और दवाइयों से संक्रमण आदि के कारण भी हो सकता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है अस्थमा से बचाव करने के लिए कौन कौन से आसन हैं, यानी कि जो अस्थमा है उससे बचाव करने के लिए कौन कौन से आसन हैं, इससे जान लेते हैं। पहला हमारा है सुख आसन। सुख आसन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी विधि क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ज़मीन पर कोई दरी लेकर पलथी मार कर लेट जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। उसके बाद में अपनी पीठ और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें और उसके बाद में धीरे धीरे सांस को अंदर लें और बाहर छोड़ें और अपनी हथेलियों को पलटी की ऊपर रखें, यानी पलटी की तरफ रखें उसको, अपनी हथेलियों को। और इस आसन को करते समय अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेनी चाहिए, ध्यान मुद्रा में करना चाहिए। ठीक है, इससे सावधानियाँ कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या सावधानियाँ हो सकती हैं। जिन लोगों को पीठ में कई बार चोट लगा हो या फिर किसी प्रकार का चोट लगा हो वो इस आसन को ना करें। जिन लोगों को घुटनों में या फिर किसी प्रकार की समस्या हो वो भी इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। इस आसन को शांति जगह पर करना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, और दूसरा हमारा है चक्रासन। इसके बारे में जान लेते हैं कि चक्रासन क्या होता है, चक्रासन की कौन सी विधि होती है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा है सबसे पहले दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ी के सहारे टच करना चाहिए। ठीक है, एड़ी दोनों जो होती है नीचे की, जैसे कि हिस्सा है, और उसके बाद में दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के पीछे रखें, यानी कंधों के पीछे रखना है, आखिरकार इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, उसके बाद में हाथों और पैरों के ऊपर पूरे शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। उसके बाद में आसन कम से कम 2 से 3 मिनट तक होना चाहिए, जिससे कि हमारे इसमें ना काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, हमारे शरीर का विकास होता है। पता है क्यों, किस तरीके से आखिरकार हमारी जो हाइट होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, मोटापे में कमी होती है, उसके बारे में। ठीक है, और इसकी सावधानियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसकी सावधानियाँ, पहला है गर्भपात महिलाएं बिल्कुल भी इस आसन को ना करें। दूसरा है जिन लोगों को पीठ में कोई प्रकार की गंभीर चोट लगी हो वो भी इस आसन को ना करें, वह इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, पूर्णता प्राप्त करने के बाद इस आसन को बार बार कर सकते हैं, यानी कि जो समस्याएं इनको दूर हो जाए, दूर करने के बाद जो इनकी समस्याएं हैं उसके बाद में इस आसन को वो आराम से कर सकते हैं। अगला हमारा है गौमुख आसन, यानी जो गौमुख आसन है किस तरीके से आखिरकार है उसके बारे में जान लेते हैं। गौमुख आसन, सबसे पहले जमीन पर सुख आसन की तरह बैठ जाएं, यानी जो हमारा सुख आसन है ना वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम करना है, इसमें किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का किसी प्रकार का कुछ वो नहीं है। ठीक है, वैसे बैठ जाना है। उसके बाद में अपने फ्लैट को पैरों को जो है एड़ी को रखने के बाद रख सकते हैं। उसके बाद में राइट्स पैरों को मोड़कर जो होते हैं लेफ़्ट पैर के ऊपर रख देना है, यानी कि जो पैर होता है हमारे आपस में किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख देना है उसको। ठीक है, और रखने के बाद एड़ी और पंजे को एक दूसरे को भाग देना है, यानी कि जो आपका एड़ी है ना और पंजा है ना एक दूसरे को ऊपर रख देना है, मतलब कि ठीक है, एक दूसरे को टच करना चाहिए, वो लेफ़्ट और तथा हाथ के पीछे। ठीक है, इसके बाद में राइट हाथ को टाइट कंधे पर सीधा रखें, यानी कि टाइट रख देना, एकदम से कर देना है। और इसके पीछे घूमते हुए कोहनी जो होती है, आपकी कोहनी जो होती है, और मोड़कर हाथों को एक दूसरे से बांध देना है। ठीक है, जो गौमुख आसन के रूप में आधारित होते हैं। इसके सावधानियाँ कौन कौन सी होती है एक बार जान लेते हैं। सावधानियाँ, यहाँ कंधे, पीठ तथा घुटनों में दर्द होने पर इस आसन को बिल्कुल भी ना करें, और गर्भवती महिलाएं इस आसन को तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, धीरे धीरे इस आसन के सामने को बढ़ते जाएं, यानी कि जो आसन है इसमें करते जाएं, उसको बढ़ते जाएं, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, पर्वतासन कैसे कहते हैं, इसकी विधि क्या होती है एक बार जान लेते हैं।
सबसे पहले फर्श पर आराम से बैठ जाएं। बैठने के बाद, ठीक है, बैठ जाना नॉर्मली, उसके नॉर्मली अवस्था में। इसके बाद में एक गहरी सांस लें। उसके बाद में दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखना है, सीधे दोनों हाथों को बैठकर आराम से सांस लेना। ऑक्सीजन लेने के बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खड़े हो जाएं, ठीक है। उसके बाद में सांस ले, धीरे 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 छोड़े और धीरे धीरे लें। यही होता है प्रभुतासन, ठीक है। प्रभुतासन का कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। पेट में अगर चोट हो तो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। कंधे की चोट हो तो इस आसन को भी बिल्कुल ना करें, ठीक है। इसकी सावधानियां यही हैं। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है उच्च रक्तचाप, यानी कि उच्च रक्तचाप एक तरह की बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है, उच्च रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इससे हमारी धमनियों में रक्त का दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तथा इससे हमारे शरीर का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और उच्च रक्तचाप के क्या कारण होते हैं? दोषपूर्ण होता है, ठीक है। जीवन शैली काफ़ी ज़्यादा हमारा जो होता है कि लाइफ स्टाइल जो होता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हो सकता है। मानसिक दबाव के कारण हो सकता है। अधिक तेल तथा मसाले का सेवन करने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, उच्च रक्तचाप के क्या क्या लक्षण होते हैं। उच्च रक्तचाप के क्या क्या लक्षण होते हैं? पहला है चक्कर आना, नींद आना, गर्दन में दर्द या फिर गुस्सा आना, इसके लक्षण हैं, ठीक है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से आसन हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा है तड़ासन। सबसे पहले किसी समतल जगह पर अपने पैरों को आपस में मिलाकर सीधे खड़े हो जाइए। समतल जगह पर आपको एक हिसाब से सीधे मेंटेन के रूप में खड़े होना है, सीधा, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों को सांस भरते हुए एक तरफ उठाना है, यानी कि जो एक तरफ अपना हाथ है ना, एक तरफ उठाना है सांस भरते हुए। उसके बाद में हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को एक दूसरे के साथ मिला दें, यानी कि जो हाथ है हमारा, खड़े हो जाना है, सांस भरना है, ऑक्सीजन भरने के बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मिला देना है। उसके बाद में जैसे जैसे हाथ ऊपर उठे वैसे वैसे पैरों की एड़ियों को भी ऊपर की तरफ उठानी चाहिए, यानी कि जो हमारा हाथ जैसे जैसे उठ रहा है, हमारे जो एड़ी है ना, पंजे के ऊपर हम खड़े हो जाएं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कौन कौन सी सावधानियां होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो सावधानियां हैं ना, हमारे लिए सावधानियां जो होती हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें इसे बरतनी चाहिए। अगर हम इसे नहीं बरतेंगे ना तो हमारी जो समस्या होगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे गर्भपात महिलाओं और इनको आसन नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आसन करते समय कोई भी परेशानी हो डॉक्टर से सलाह लें बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ही आपकी सलाह जो है उसकी भी पूर्ति कर सकता है। अगर पैर में कोई समस्या हो तो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। जैसे वज्रासन हो गया, पहले हमने बता दिया कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है, वज्रासन किसे कहते हैं, पवन मुक्त आसन किसे कहते हैं, इसकी भी डिफिनेशन हमने बता दिया। इसलिए इसको हमने बताने का प्रयास नहीं किया आप लोगों को, पूरी तरीके से इसको डिफाइन करके दोबारा से बताएं, ठीक है। और चक्रासन किसे कहते हैं इसके बारे में बता दिया था हमने कि आखिरकार इनके डिफाइन करके इनकी विधियाँ क्या क्या होती हैं, इनके डायग्राम्स क्या क्या हैं, इनको करने की क्या क्या आखिरकार जो कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पीठ दर्द, यानी कि जो पीठ दर्द है इससे कौन कौन से उपाय होते हैं, क्या क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो है क्या आखिरकार पीठ दर्द। पीठ दर्द एक व्यापक समस्या है। पीठ दर्द आधुनिक जीवन शैली की देन है। दुनिया भर में लोग बदलती और निष्क्रिय जीवन शैली के चलते इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त होते रहते हैं और पीठ दर्द उनमें से एक बहुत ही वास्तविक। पीठ दर्द केवल हमारे देश की समस्या नहीं है अपितु यहाँ विश्वव्यापी समस्या है। यानी कि जो पीठ दर्द है ना, यह हमारी समस्या नहीं है, केवल हमारे विश्व की सबसे बड़ी समस्या माना जाता है। वास्तव में 10 में से 9 व्यक्ति पीठ दर्द होने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य महसूस करते हैं। यानी कि जो 10 व्यक्ति हैं मान लीजिए एक हिसाब से, डाटा के हिसाब से, तो 9 व्यक्ति जो है 9 व्यक्तियों के अंतर्गत पाए गए कि इनका पीठ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है, महसूस करते हैं वो। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि सारे विश्व में पीठ दर्द का एक बहुत ही बड़ी समस्या माना गया है। और तीसरा पॉइंट हमारा है, इस समस्या के कारण प्रभावित व्यक्ति अपना कार्य असामंजस्यपूर्ण तथा कुशलतापूर्वक करने के योग्य नहीं हो पाते हैं और पीठ दर्द बुरी व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधित आदतें और अति भार होना और शारीरिक क्रियाएं या फिर व्यायाम या फिर का अभाव, जैसे कि लचक की कमी,
पर अधिक दबाव होना और हो सकता है। इसके ढेर सारे नुकसान भी हैं और कहीं ना कहीं पीठ से काफ़ी ज़्यादा जो आसन करते हैं ना ढेर सारे, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं हमारे, ठीक है। और योगा करने से पीठ दर्द से बचाव हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका सलूशन भी है और कहीं ना कहीं समस्या भी है। आगे देखते हैं इसके पीठ दर्द नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो पीठ दर्द होता है ना, इसके आसन करने की कौन कौन सी विधियाँ क्या क्या होती हैं। तड़ासन होता है, जो वक्रासन होता है, और सलंब आसन होता है, भुजंग आसन होता है, अर्धमत्स्येंद्र आसन होता है। ये सब हमने पहले आप लोग को डिफाइन करके पूरी तरीके से बता दिया विधि क्या है इसकी, कैसे किया जाता है, ठीक है। पीठ दर्द में किए जा सकते हैं, यानी कि पीठ अगर दर्द हो रहा है आपका तो ये सारे आसन जो हैं आप लोग कर सकते हैं। तड़ासन हो गया, वक्रासन हो गया, सलंब आसन हो गया, भुजंगासन और अर्धमत्स्येंद्र आसन हो गया। ये सब सारी क्रियाएं आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जहाँ थर्ड चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आज जो थर्ड चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसे लगी, किस तरीके से थी। बाकी हमारे इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उसकी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इकोनॉमिक्स की वीडियोस, ठीक है। बाकी हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और बाकी चैप्टर्स हमने पहले करवा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। बाकी मैं अब आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।